आइए, हम लोगों ने कैपिटल कमोडिटी मनी मार्केट में पहले क्लास में, यानी कि हमने अपने लास्ट क्लास में इसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया था। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, कैसे आप इसमें खुलेआम चोरी कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको ये भी बतलाया था कि इसमें खुलेआम किए जाने वाले चोरी से आप सिर्फ 20 मार्क्स को अच्छे से अचीव कर सकते, बाकी 80 को नहीं। तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स अचीव करने और प्लस काम भी करना रहेगा। पहला जिसमें हम लोग टॉपिक पिक करें वो है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें अलग अलग तरीके से कुछ चैप्टर आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ के नाम मॉडिफाई किए हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन चीज़ों को अपने क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि थोड़े कहानी में कर ले और चीज़ एक दूसरे से जब रिलेटेड रहेगा तो याद रखना आसान होगा। जिन चीज़ों का रिलेशन बाद वाले चैप्टर में रहेगा उसे हम पहले कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेटजी तय किया था। आइए, इसमें सबसे पहला चीज़ फाइनेंशियल सिस्टम और जो हम इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं इसको थोड़ा सा हम समझते, एक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं जो हमने पहले क्लास में भी किया था सिलेबस को समझने के लिए। जब भी हम कोई वर्ड फाइनेंस कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, यहाँ लोग कहने का मतलब कंपनी भी शामिल है, और दूसरे वो हैं जिनके पास पैसे सरप्लस है। यहाँ भी वो भी हैं जो कंपनी भी है। कुछ कंपनी ऐसी जिनके पास कुछ पैसे आइडल पड़े हुए, कुछ इंसान है जिनके पास पैसे आइडल पड़े हुए, और कुछ ऐसे जो है वो कंपनी है जिनके पास प्रोजेक्ट तो है लेकिन पैसे नहीं है। तो जब किसी कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं तो वो चाहता है कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लगाएं और उस प्रोजेक्ट में मुनाफा कमाएं। लेकिन जब उसके पास खुद का पैसा नहीं रहता है तो वो चाहता है कि कहीं और से भी पैसे लगा करके हम उस प्रोजेक्ट को जरूर शुरू कर लें। जिन जिन लोगों के पास वो जाता है उन लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। तो उनके पास जो आइडल मनी है, अगर उनको मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलता है तो वो उसमें लगाते हैं। मार्केट से अच्छा का मतलब होता है नॉर्मल जो बैंक में रिटर्न मिलता है। तो जब भी कोई आइडल मनी को कहीं लगाना चाहता है तो वो दो चीज़ देखता है, सेफ्टी और कितना ज़्यादा रिटर्न होगा, ये दो बात देखता है। जब कोई इन्वेस्टमेंट किसी को कराने के लिए रिक्वेस्ट देता है, पैसा रेज करता है, तो वो देखता है दो ही एस्पेक्ट को, उसका जो है वो प्रोजेक्ट कैसा है और उसके प्रोजेक्ट का टाइम कितना है, मतलब कितना अमाउंट चाहिए और कितने दिनों के लिए चाहिए, ये दो चीज़ वो देखता है। जब भी हम किसी चीज़ को सिस्टम कहते हैं तो सिस्टम का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो हम उसे सिस्टम कहते हैं। और जब हम उसे फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम किसी न किसी तरह के फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगा। अगर हम वर्ड कहते हैं कि मुझे फाइनेंस कर देंगे, इसका मतलब क्या, मुझे पैसे देंगे, यही होता है ना फाइनेंस का मतलब। तो जब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम तो उसका मतलब ही होता है कि जब भी किसी का फाइनेंशियल नीड पूरा हो उसके लिए जो जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड हो वो सारे कंपोनेंट मिलकर के कहलाते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम का, तो बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आरबीआई, क्योंकि वो बैंकों को गवर्न करता है, उसके नीचे डिफरेंट तरह के बैंक, जितने भी तरह के बैंक है वो होते हैं, चाहे वो एसबीआई है, चाहे वो पीएनबी है, चाहे वो आईसीआईसीआई है या और कोई भी है, वो सारे बैंक हो गए। और उसके बाद हम और आप हो गए जिनका अकाउंट उनके पास क्या होता है, ओपन होता है। तो ये अब ये सारे लोग जो है इस बैंकिंग सिस्टम के पार्ट हो गए, कंपोनेंट हो गए। वैसे ही इस फाइनेंशियल सिस्टम का भी कंपोनेंट होगा। कहीं पे हम जाते हैं और कुछ गड़बड़ देखते हैं तो कहते हैं यहाँ का सिस्टम ही खराब है। आप अपने इंस्टीट्यूट ही जाते हैं, ठंडा पानी नहीं मिला कूलर में से, कहते हैं यहाँ का सिस्टम ही खराब है। अरे हाँ, तो ये बोलिए ना कि कूलर खराब है, ये क्यों कह रहे सिस्टम खराब, इसका मतलब आपने ये कह दिया कि मैनेजमेंट के बारे में, आईसीआईसीआई के मैनेजमेंट के बारे में आपने कह दिया। तो खराब और ये सिस्टम खराब कहना ये दो अलग अलग चीज है। इसका मतलब आपको ये पता है कि वो पूरे ने पूरे जो है वो बड़े सारे लोगों के चेन से चलता है। कुछ लोग एडमिन में होते हैं, कुछ लोग एकेडमिक में होते हैं, कुछ लोग जो है वो बाकी लेवल पे होते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम जो बड़े सारी चीजों से मिल करके बनता है। अब अगर हम नॉर्मल जो है वो एक मार्केट के बारे में बात करें, नॉर्मल मार्केट के बारे में, तो जब हम नॉर्मल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक ही कंसर्न होता है कि जैसा हमारा प्रोडक्ट होगा हम उस तरह के मार्केट में जाते हैं। वहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं। बायर के पास पैसा है, पोटेंशियल है, वो चीज़ों को खरीदता है। सेलर को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचता है, और सब एक दूसरे से रेलिवेंट मार्केट में मिलते हैं। अगर यही चीज आपका किसी भी तरह का पेन, पेंसिल, डस्टर, मार्कर, कॉपी, या फिर आपका जो है मोबाइल, या फिर पिज्जा, बर्गर, आपका कोई फ्रूट्स हो गया, जिस भी तरह का रहेगा उस तरह के मार्केट में जाते हैं और अपने नीड को पूरा करते हैं।
अगर नीड आपका फाइनेंशियल इन नेचर है तो किस मार्केट में जाएंगे? तो रेलिवेंट मार्केट में, और उस रेलिवेंट मार्केट का नाम होता है फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसके रहने के बावजूद, इसके बाद ही किसी के फाइनेंशियल नीड पूरे होंगे। तो इसका मतलब जब हम फाइनेंशियल सिस्टम कहेंगे तो फाइनेंशियल सिस्टम तो बना ही है फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब उसके भी तो कुछ कंपोनेंट होंगे जिनके रहने पे हम कहेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम पूरा होगा। जब भी हम ये वर्ड सिस्टम कहेंगे तो इसमें 3 मेजर कंपोनेंट, तो बड़े सारे हैं लेकिन ये 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर के बना है। एक है आपका फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट, और तीसरा हमारा है इंटरमीडियरीज। जब हम इसमें मार्केट के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसको हम इशूअर कहा था पिछले भी क्लास में, और जो जिनके पास आइडल मनी वो क्या हो गए? इन्वेस्टर हो गए। तो ये इन्वेस्टर्स और इशूअर मिलेंगे एक दूसरे से कहाँ? फाइनेंशियल मार्केट में। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेस हुआ जिस प्लेस में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के मैंने 2 चीज आपको कहा था, एक कितने पैसे चाहिए और दूसरा कितने दिनों के लिए चाहिए। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है ये 3 चीजों से मिलकर बना है, मार्केट, प्रोडक्ट और इंटरमीडियरीज। अगर इन तीनों में से कोई भी एक गायब हो जाएगा तो फाइनेंशियल नीड पूरा नहीं होगा। कंपनी के पास कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट क्यों ना, उसके पास पैसे नहीं आएंगे। और ये प्रोडक्ट जो है इसी को कहते हैं आपका सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट, जो डिफरेंट तरह के होंगे। इक्विटी शेयर्स हो जाए, डिवेंचर हो जाए, आपका ट्रेजरी बिल हो जाए, कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो जाए। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये वो प्लेस है, और ये वो है जो मदद करेगा, जिसके मदद से जो है, जिसके पास आइडल मनी है उन तक पहुंचेगा इंस्ट्रूमेंट, और जिनके पास जो है वो प्रोजेक्ट है उन तक पहुंचेगा पैसा। ऐसा तो होगा नहीं, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया भी था कि अगर मान लीजिए कि इनके पास पैसा है, तो ऐसा तो नहीं कि जेब से पैसा निकाला, उसे रबड़ में लपेटा, उछाला, कंपनी के पास गया, कंपनी ने शेयर्स का जहाज बनाया, उड़ाया, इनके पास आया और इनको शेयर्स मिल गया। नहीं, इस बीच में बड़े सारे लोग होंगे जो क्या कहलाएंगे? इंटरमीडियरीज। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कॉलम गायब तो फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेक, और फाइनेंशियल सिस्टम अगर ब्रेक हो गया तो फाइनेंशियल नीड ही पूरा नहीं होगा। तो अब इसी फाइनेंशियल सिस्टम के हम तीनों कंपोनेंट को पहले पढ़ेंगे, और पहला कंपोनेंट हमारा उसमें क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। अगर मान लीजिए कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरा जो है मान लीजिए कि वैलेट घर पे छूट गया, ठीक है, मैंने हसमुख से कहा, हसमुख भाई हंसते हंसते जो है मुझे 200 रुपये दे दीजिए। इन्होंने कहा कि ठीक है सर, वो हंसते हंसते अपनी जगह, लेकिन 200 रुपये किस खुशी में? मैंने बोला कि मेरा वैलेट घर पे छूट गया है, मुझे दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। ये कहते सर घर जाने के लिए 100 बहुत होते, 200 क्या करोगे, 100 ले लो। मैंने बोला ठीक है 100 ही दे दीजिए। और इन्होंने बोला कि पैसे सर कब वापस करोगे? मैंने कहा कि ये पैसे मैं आपको जो है वो वापस कर दूंगा जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे, या मान लीजिए मैंने कहा कि 3 दिन में वापस कर दूंगा। अब इन्होंने कहा ठीक है सर 3 दिन बाद मुझे 110 रुपये वापस कर देना। तो अब 100 रुपये प्लस 10% का इन्होंने क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। यहाँ पे मैं इनका जिस दिन पैसा वापस कर दूंगा उस दिन माना जाएगा कि मेरा जो है वो अब इनसे पैसे वाला लेन देन खत्म हो गया, यानी 3 दिन के लिए यहाँ मैंने पैसे लिए। अब मुझे पैसे की ज़्यादा दिनों की रिक्वायरमेंट है, 5 महीने बाद मैं पैसे वापस करूँगा, इनसे 1000 रुपये लेता हूँ। 1000 रुपये मैंने इनसे लिए, और ये जो 1000 रुपये ये इनका प्रिंसिपल अमाउंट है। 1000 रुपये है। इन्होंने कहा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 10% पर मंथ का रहेगा। अब मेरी ज़रूरत थी, मैंने कहा ठीक है। अब पहले महीने में मैंने इनको कितना दिया? 1100 ना 100 रुपये। हाँ 5 महीने के लिए लिया है। दूसरे महीने में मैं इनको कितना दूंगा? 100 रुपये। तीसरे महीने में मैं इनको दूंगा 100 रुपये, नॉर्मल इंटरेस्ट पे ले रहा हूँ। चौथे महीने में मैंने दिया इनको 100 रुपये। 5वें महीने में मैं इनको 100 रुपये और कुछ दूंगा। क्यों? प्रिंसिपल अमाउंट 5वें महीने में देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इनसे कितने दिनों के लिए लिया? 5 महीने। मैंने पैसे इनको देने जरूर शुरू कर दिए पहले महीने में, लेकिन क्या पहले महीने में ही मेरा फाइनेंशियल नीड पूरा हो गया? नहीं। इसका मतलब मेरा जो ये फाइनेंशियल नीड था वो 5 महीने के लिए था,
और 5 महीने बाद मेरे पास इतने पैसे आए कि मैंने इनके पैसे क्या कर दिए, वापस दे दिए। तो इसका मतलब इस समय जो मेरी पैसे देने वापस करने की कैपेसिटी थी वो फुल कैपेसिटी मेरी आई 5वें महीने में। तो जब मैं पैसे लेने के लिए जाऊंगा तो यही मैंने देखा था कि मैं कितने दिनों में इनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करूंगा, वो मेरा टर्म कहलाया, और उसी अकॉर्डिंग मैं इनसे पैसे मांगूंगा। तो 5वें महीने में मैं इनको ये भी दूंगा और ये भी 1000 दूंगा। तो अब 5वें महीने में इनका और मेरा जो है रास्ता अलग अलग। अब हमारा हिसाब क्लियर। तो अगर ऐसा है कि मैंने इनसे पैसे 5 महीने के लिए लिए, अब अगर मैं इन्हीं से पैसे लेता हूं और ये पैसे 5 साल के लिए लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इनका इंटरेस्ट क्या 5वें साल में दूंगा? नहीं, मैं तो जैसे पर ईयर इंटरेस्ट देना वो तो देता ही रहूंगा, लेकिन 5वें साल में जाकर के मेरा और इनका हिसाब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में इनका वापस दे दूंगा, मेरा ऑब्लिगेशन पूरी तरह से खत्म। तो इसका मतलब मेरा नीड 5 साल के लिए है। तो वही ये है, वही मैं हूं। अगर ये कोई भी ऐसा मेरा नीड पूरा करते हैं जो एक खास टाइम पीरियड से पहले तक और एक खास टाइम पीरियड से बाद तक का है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा कि मेरा शॉर्ट टर्म नीड था या लॉन्ग टर्म नीड था। ऐसा ही कंपनी है। कंपनी को कभी कम दिनों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कभी ज्यादा दिनों के लिए। कम दिनों का मतलब है कंपनी को रॉ मटेरियल लाना है, वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड है। कंपनी जो है वो किसी से पैसे लेगी, बैंक से ही ली या किसी से भी ली, कंपनी पैसे ली और उस पैसे से कंपनी रॉ मटेरियल परचेज की, क्योंकि ऑर्डर आया हुआ था, सामान बनकर के तैयार हुआ। इनका प्रोडक्ट साइकिल मान लीजिए कि 3 या 4 महीने का है, 4 महीने में तैयार हो गया, मार्केट में बेचा, उसके पैसे दे दिए। तो इसका मतलब कम दिनों के लिए था। अब कंपनी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या फिर पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन, इन तरह के बिजनेस में जाना है। इसमें जेस्टेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है, 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है। तो ऐसे केस में जो है ये तो पेमेंट बाद में करेंगे। तो ये जो पेमेंट बाद में करेंगे तो यही हो गया लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब पूरा का पूरा जो है वो आपका और मेरा हिसाब क्लियर, तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है। तो ये जो कंपनी का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड है, इसी बेसिस पे वो मार्केट जाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म नीड होगा तो भी फाइनेंशियल मार्केट जाएंगे, लॉन्ग टर्म नीड होगा तो भी फाइनेंशियल मार्केट जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म नीड होगा तो फाइनेंशियल मार्केट के किसी और सेगमेंट में जाएंगे, और लॉन्ग टर्म नीड होगा तो फाइनेंशियल मार्केट के किसी और सेगमेंट में जाएंगे। लेकिन समस्या तो ये है कि ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नीड है, बोला गया इस नीड का कोई टाइम पीरियड होगा। तो यहां इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट 2 है, एक है मनी मार्केट और एक है, बस यही 2 मार्केट है। इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में लेकर के आप पैसे रेज कीजिएगा वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और जिन इंस्ट्रूमेंट को जारी करके आप कैपिटल मार्केट में फंड रेज कीजिएगा वो क्या हो गया, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि मार्केट तो 2 है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अगर आपका फाइनेंशियल नीड 1 साल से कम दिनों का है तो इसका मतलब है कि आप मनी मार्केट में हैं। अगर आपका फाइनेंशियल नीड जो है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों के लिए, तो आपको किस मार्केट में जाना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में, और कहलाएगा कि आपका नीड जो है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और अगर 1 साल से कम दिनों के लिए तो आपका नीड क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म नीड कहलाएगा। तो ये जो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड है, इसमें अमाउंट इररेलेवेंट है, टाइम इज रेलिवेंट ओनली। अगर 1 साल से कम दिनों में आप सारा का सारा पैसा चुकता कर देंगे और आपका सारा नीड पूरा हो जाएगा, देन यू आर इन मनी मार्केट, और अदरवाइज इन कैपिटल मार्केट। याद रखिएगा, ये एक वैसा मार्केट नहीं होता जहां पे आप जाते और लिखा रहता है सरोजनी मार्केट में आपका स्वागत है, या सरोजनी मार्केट में पधारने के लिए धन्यवाद, कमला नगर मार्केट में आपका स्वागत है, या कमला नगर में पधारने के लिए आपका धन्यवाद, जब जाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई बोर्ड लेकर के नहीं रहेगा खड़ा कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मुझसे पैसे लो। ये बस एक जो है वो समझने के लिए आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट नाम दिया गया। यही वो है, यही मैं हूं। अगर इन्होंने 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए पैसे दिए थे तो इसका मतलब ये और मैं दोनों किस मार्केट में हैं, मनी मार्केट में। लेकिन अगर इन्होंने 5 साल के लिए दिया तो हम ही दोनों हैं, लेकिन किस मार्केट में हैं, कैपिटल मार्केट में हैं। तो 2 मार्केट, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। अब देखिए फर्दर, कैपिटल मार्केट आपके जो है उसमें कहा गया कि 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों का आपका फाइनेंशियल नीड है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बैंक जाइए और बैंक से जाकर के कर्ज ले लीजिए, और बैंक से अगर कर्ज आपने 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों के लिया तो फिर अगेन आप किस मार्केट में हैं, कैपिटल मार्केट में हैं। अगर आप जो है वो पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक को कहते हैं कि आप हमें कर्ज दें,
अनसिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट, और वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों का है, तो फिर ये क्या है? क्या यहां आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया? किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो इसका मतलब आप कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में हैं? अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेकिन अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड और किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, जहां पे आप
अब देखिए यहां पे जितने भी बार शेयर इशू किए जाएंगे, जितने भी बार इशू किए जाएंगे, कैप्स लॉक, जितने भी बार शेयर इशू किए जाएंगे हर बार प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाएगा और इशू करने के बाद उसे हम कहां शो करेंगे? सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का ही एग्जाम्पल क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, उसी को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसका मतलब आरकॉम का ये जो शेयर है, ये आरकॉम का शेयर इशू कब हुआ होगा? कभी ना कभी इशू हुआ होगा। मुझे नहीं पता अभी तक कितनी बार हो चुका है, लेकिन जितने भी बार हुआ है हर बार उसको कहां डाला गया? स्टॉक एक्सचेंज में। देखिए एनएससी में अगर यहां है तभी तो हमें पता चल रहा है कि ये 73 रुपया 5 पैसे पे अंतिम ट्रेड हुआ है। ये जो जस्ट डायल है इसके शेयर्स जो है वो 615 रुपया 795 रुपए में जो है वो ट्रेड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने पहले ये देखा, अपने चीज के वैल्यू को हर दिन वो देख रहे हैं, और उसके बाद अगर इनको लगता है कि ये वैल्यू ठीक है, मुझे इस पे बेच देना है, तो कुछ नहीं सेल कर देंगे। अगर इन्हें लगता है खरीदना है तो ये क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। तो सेबी ने कहा कि ये आपको करना पड़ेगा। अब सेकेंडरी मार्केट बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आएगा, सही समय आएगा। तो पहले यही चीज आपका है कि जो भी चीज इशू किया जाएगा हर बार कहां पे? प्राइमरी मार्केट में। कैसे किया जाएगा इसके लिए बतलाऊंगा, आईसीडीआर रेगुलेशन पूरा का पूरा बताया जाएगा, वहां पे ये आएगा। चलिए तो अब यहां वापस पहुंचिए और ये देखिए इसे। तो हमने अभी सिर्फ क्या देखा कि फाइनेंशियल मार्केट का 2 सेगमेंट, कौन कौन सा? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अगर हमारा फाइनेंशियल नीड जो है वो अब लेस देन 1 ईयर है तो इसका मतलब हम फाइनेंशियल मार्केट के किस सेगमेंट में? मनी मार्केट में। लेकिन अगर ये नीड आपका जो है वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों का है तो इसका मतलब हम कहां पे हैं? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट को फर्दर हमने बांटा है सेगमेंट में, एक है सिक्योरिटीज मार्केट और एक है अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। अगर कोई हम इंस्ट्रूमेंट जारी करके लाइक शेयर्स, डिवेंचर या कोई भी और बॉन्ड जिसका टर्म 1 साल या 1 साल से क्या हो? ज्यादा दिन का हो, तो इसका मतलब हम कहते हैं कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में हम हैं? सिक्योरिटीज मार्केट में। और जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इशू होगा हमेशा प्राइमरी मार्केट में होगा और उसे सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट किया जाएगा और तब उसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। अब इसके दूसरे सेगमेंट में हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको डन कर लीजिए।
डन। इसके दूसरे जो एस्पेक्ट है वो है प्रोडक्ट, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। जब हमारे मार्केट ही दो हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल मार्केट, तो मनी मार्केट में जिन इंस्ट्रूमेंट को जारी करके फंड रेज करेगी कंपनी वो कहलाएगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और जिस इंस्ट्रूमेंट को जारी करके कैपिटल मार्केट में फंड रेज करेगी कंपनी वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम लोग बाद में करते हैं क्योंकि बेस आपका इसी पे है, और ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग दो पार्ट में करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है जिस समय हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करते हैं, क्योंकि इसके जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो तो हम कवर कर लेते हैं टेक्निकल, क्योंकि उसी के बेस पे पूरा सिक्योरिटी लॉ चलता है। और बाकी जो आपके 5 मार्क्स वाले में आ सकते हैं, 5 मार्क्स का जो होता है वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट पूछ दिया जाता है, वो हम लोग करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो टेक्निकल कम और थ्योरेटिकल इन नेचर होता है। अब पहले हम लोग करेंगे किसको, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को। और ये जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इसका 3 सेगमेंटेशन किया गया है, प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव्स। 3 इसके जो है वो टाइप किए गए हैं, 3 सेगमेंटेशन किया गया है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपना वैल्यू खुद से नहीं निकाल पाता है, इसे किसी और चीज पे डिपेंड होना पड़ता है अपने वैल्यू के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे हो गया कि मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए आए आईएफसी में, और आपसे पूछा जाए आईएफसी में कैसी पढ़ाई होती है, तो आईएफसी में कैसी पढ़ाई होती है इसका जवाब आईएफसी खुद नहीं दे सकता, ये इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, इसे डिपेंड होना पड़ेगा अपने टीचरों पे। अगर यहाँ के टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं तो माना जाएगा कि अच्छी पढ़ाई होती है, वरना माना जाएगा नहीं अच्छी पढ़ाई होती है। तो यही आईएफसी जो हो गया एक तरह से हो गया एक डेरिवेटिव, और इनके टीचर्स इसके लिए अंडरलाइंग एसेट हो गए जिनके बेसिस पे जो है उनका वैल्यू निकल करके आएगा। बाकी बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है कि डेरिवेटिव कितने तरह का है, इसी में हम लोग फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप, ऑप्शंस, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, स्ट्रिप, स्ट्रैप, स्ट्रैडल, दुनिया भर का चीज पढ़ेंगे, एक से एक स्ट्रैटेजी इसमें देखेंगे। दूसरा है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सुनने में ही लगता है हाइब्रिड, जब हम किसी चीज को मिला करके बनाते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, हाइब्रिड कह देते हैं। लेकिन ये मिलाने का मतलब है कि जब तक कोई चीज प्योर नहीं है तब तक हम मिलाएंगे कैसे, तो प्योर इंस्ट्रूमेंट को ही जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, लेकिन किसी तरह से मिलाने से नहीं, खास तरीके से मिलाने पे बनता है। जैसे कभी आपने गुलाब का ऐसा पौधा देखा है जिसमें एक गुलाब के पौधे के एक डाल में लाल, एक में पीला, एक में व्हाइट और एक में ब्लैक रोजेस हो? नहीं देखा है, मेरे घर में मुझे खुद आता है लगाना, आपके घर में भी लगा सकता हूँ। तो इसको बेसिकली जो है इसका तरीका होता है, और ये लगाने का तरीका क्या होता है कि पहले रियल में एग्जिस्टेंस में होना चाहिए ये 4 कलर के रोजेस, मान लीजिए रेड, व्हाइट, येलो और ब्लैक, ये 4 होने चाहिए। अब अगर ये 4 है, गुलाबी भी होता है, पिंक रोज भी होता है, तो अब अगर ये 4 तरह के रोजेस हैं रियल में एग्जिस्टेंस में, तो ही मैं एक पौधे में सारे तरह के खिला पाऊंगा रोजेस। अब उसको कहते हैं हाइब्रिड पौधा। अगर ऐसा मिलेगा तो उसके लिए करते क्या है, मान लीजिए कोई एक पौधा लिया और वो पौधा जो है ये रेड रोज वाला है, इसके सारे डाली में, सारे ब्रांचेज में कैसे रोज आएंगे, रेड आएगा। अब मेरे पास एक पहले से ही पौधा था और ये जो है वो येलो वाला है, इसको यहां से उड़ाया, काट लिया। अब इसको यहां से काटा और काटने के बाद उसको ऐसे करके छीलते हैं, हाँ, उसके ग्रीन वाले लेयर को हटाते हैं और तब तक करते हैं जब तक उसमें एक ना नली जैसा निकल करके आएगा। जैसे हमारे में वेन होता है ना इस तरह का, वैसे ही उनके भीतर का वेन होता है, वहां तक पहुंच करके छीलना है। और अब वो आधा नीचे बना रह गया, उसके बाद इस डाली को छीलना शुरू करूंगा और यहां भी छील करके इसके वेन तक पहुंचूंगा और उसको ला करके और इसको दोनों को ऐसे करके लगा दूंगा, तो वो यहाँ पे आकर के ऐसे लग गया। और यहाँ पे अब मिट्टी डाल करके ऐसे करके, मिट्टी ऐसे डाल करके कपड़े से लपेट देना है और उसके बाद यहाँ पे जो है पानी डालता रहूंगा। अब जो भी जितने भी ब्रांच यहाँ से निकलेंगे इस पेड़ में, इस पौधे में, उस सब में येलो होगा और बाकी सब में रेड।
ऐसे ही इस वाले में मान लीजिए मैंने कर दिया पिंक का, तो इस वाले में पिंक का, तो ऐसे एक ही गुलाब के, अब ऐसा गुलाब का जो पौधा होगा वो हाइब्रिड कहलाएगा, ये वाला प्योर है, इसमें येलो है। ऐसे ही इधर होगा एक आपका व्हाइट वाला, ये भी प्योर है। ऐसे ही आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाला, ये भी प्योर है। तो प्योर जब हमारे पास था तभी हमने क्या बनाया, वरना हाइब्रिड का कहां से एग्जिस्टेंस होगा। तो इसके लिए प्योर का होना जरूरी है। और प्योर को भी जब खास तरीके से मिलाएंगे तो हाइब्रिड बनेगा। ये नहीं कि बस मैंने उसका काटा एक यहां से और ऐसे करके यूं उछाला रेड वाले पे और कहीं पे अटका और वहां पे फूल खिल जाएगा, नहीं। तो इस केस में जो है, इस केस में इसको इस तरह से करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्योर इंस्ट्रूमेंट, और सिर्फ प्योर इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से नहीं होगा, उस प्योर इंस्ट्रूमेंट को जब हम खास तरीके से मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, देखेंगे कि प्योर इंस्ट्रूमेंट को कैसे मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। तो फिलहाल हम जो शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे, प्योर। और हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, प्योर इंस्ट्रूमेंट। चलिए पहले प्योर शुरू करेंगे, फिर हाइब्रिड पढ़ेंगे और फिर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो इसको आप डन कर लीजिए। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, फिर बढ़ गया। डन। चलिए आइए अब प्योर इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। प्योर इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज किया गया शेयर्स में और डिवेंचर्स में। शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंसेस शेयर्स में, और फिर इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग, एंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग। तो अब ऐसे करके हम इसे पढ़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, फिर हम इसे पढ़ेंगे और तब ये पूरा हो जाएगा, तब हम इसे पढ़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम उल्टे चेन से जाएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। देखिए ये चेन, लेकिन पहले आप ड्रॉ कीजिए क्योंकि इसी चेन को हम फॉलो करेंगे।
शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उन्हें कंपनी का ओनर कहा जाता है। कंपनी के ओनर का मतलब होता है कि कंपनी का जो भी कुछ है वो इक्विटी शेयर होल्डर का है। तो मालिक के साथ अच्छी बात यह है कि जो है वो मालिक का है, बुरी बात यह है कि कुछ बचेगा तो मालिक का बचेगा। मतलब जो भी लायबिलिटी है वो भी मालिक का, जो एसेट है वो भी मालिक का ही है। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। और ये जो कंपनी के ओनर कहलाते हैं, इनके पास राइट होता है कि कंपनी को मैनेज करेंगे अपने वोट के द्वारा। नॉर्मली जो इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग, उसका मतलब है कि हर एक इंसान जिसके पास इक्विटी शेयर्स है उसे जो है वो एक इक्विटी पे एक वोट का अधिकार है, और जिसके भी पास इक्विटी शेयर्स है उन सबको एक रेट से क्या मिलेगा, एक रेट से डिविडेंड मिलेगा। यानी कि अगर कंपनी को कोई भी मुनाफा होता है तो ये मुनाफा हमेशा उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के रूप में होगा। यानी कि रिटर्न जो इनको मिलकर के आता है उसका कोई और नाम नहीं देकर के बल्कि क्या नाम दिया गया, डिविडेंड दिया गया। अगर मान लीजिए यही एबी लिमिटेड नाम की कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर हैं जो उसने 10 रुपीज ईच के रेट से इशू किया था, 10 लाख रुपया कंपनी के पास आया। इसमें ए के 1000, बी के 50,000, सी के 45,000, डी के 2,000, ई के 1,999 और एफ के 1 इक्विटी शेयर है। अगर यहां हम देखें तो एफ के पास सबसे कम और बी के पास सबसे ज्यादा शेयर है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट अगर हम देखेंगे तो हर एक शेयर पे इसको 1 वोट, इसीलिए इसके पास 50,000 वोट। अब जब कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के लिए हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। इस केस में अगर कंपनी को इस 10 लाख रुपए से जो है कंपनी 1 करोड़ तक के प्रॉफिट पे पहुंच गई, तो ऐसे केस में अब ये पैसा बटेगा किन के बीच में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा। डिवाइड कर दिया 1 लाख से, हर वो इंसान जिसके पास कंपनी के 1 शेयर है उसे 100 रुपया मिलेगा। यहां पे इसे 100 मिला, लेकिन इसे कितना मिला, इसे जो है वो 50 लाख मिला। क्यों भाई, अलग अलग रेट सबको अलग अलग मिल गया। डिविडेंड क्या कहा गया कि डिविडेंड जो मिला है वो अलग अलग जरूर है, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड अलग अलग नहीं है। ये तो इसके पास ज्यादा है इसीलिए मिला, हाँ जी, लेकिन डिविडेंड का रेट क्या है, 100 रुपए पर शेयर ही है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो भी चीज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के रूप में। किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, लेकिन नाम क्या रहेगा, डिविडेंड। याद रखिए, मंदिर में जब कोई जाता है और उसे कुछ मिलता है तो उसका नाम प्रसाद होता है। अगर आपको हाथ में मिला तो भी प्रसाद, अगर आपको दोने में मिला तो भी प्रसाद, और अगर कोई सेलिब्रिटी गए तो बड़े से टोकर में जो है वो टोकरी में फूल वगैरह के साथ उनको देते हैं, तो वो भी प्रसाद है। ये नहीं कि एक को जो मिला उसका नाम जो है वो इलायची दाना, एक को जो मिला उसका नाम बड़ा वाला दाना, और एक को जो मिला उसका नाम मिठाई। ये नहीं, सब जो है वो क्या कहलाता है, प्रसाद ही कहलाता है। तो वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी रिटर्न मिलेगा वो किस नाम से जाना जाएगा, डिविडेंड के नाम से जाना जाएगा। अब डिविडेंड के साथ अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो कंपनी के ऊपर कहीं कोई लायबिलिटी नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की। इसको हम लोग कहते हैं कि परपीचुअल इंस्ट्रूमेंट ये होता है। मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट के मैक्सिमम लाइफ पे कहीं कोई लिमिट नहीं है। अब अगर कंपनी ने पैसे लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में ये वापस होगा, सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में, और किसी फॉर्म में हम उनको वापस नहीं, मतलब उनके रिटर्न को जो देते हैं डिविडेंड के फॉर्म में, प्लस जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो अलग। अगर शेयर्स के वैल्यू बढ़ते हैं तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। हर के पास 1 वोट है और इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो सारे के सारे शेयर होल्डर मिलकर के भी ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि मुझे डिविडेंड दो। और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है
उसके बावजूद भी वो डिविडेंड नहीं देना चाहे तो भी ये फोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा है इसका मतलब पैसे रिटेन किए जा रहे हैं, प्रॉफिट रिटेन किया जा रहा है। रिटेन किया जा रहा है तो किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा तो मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो बात तो एक ही है, वो पैसे अभी मिले या उस प्रोजेक्ट के बाद फिर जो पैसा मिलेगा तो आगे और भी ज्यादा मिलेगा। और प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट ने, रेगुलेटरी बॉडी ने देखा कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो उतने एजुकेटेड सारे लोग नहीं हैं कि अपने पैसे को मल्टीपल टाइम्स यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो अगर प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो ज्यादा ग्रो करेगा। प्लस अगर ये कंपल्सन कर दिया जाए कि सारा पैसा लौटाना ही रहेगा डिविडेंड के फॉर्म में, तब तो कोई भी कंपनी सिर्फ एक ही साल चल सकती है, अगले साल तो चल ही नहीं सकती है। सारा पैसा अगर बांट ही फिर देगी तो उसके बाद फिर ग्रोथ कैसे होगा, बिजनेस एक्सपेंशन कैसे होगा। इसीलिए अगर प्रॉफिट हुआ है तो ही डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट होने के बावजूद भी अगर वो बिजनेस में लगाना चाह रही है कंपनी, तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर के भी उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं कंपनी को कि आपको डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सारे को रिटेन कर सकते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है डिविडेंड का। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिविडेंड के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। नहीं हुआ तो नुकसान भी आपका है। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर मेंबर और ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड, 1 इक्विटी शेयर इक्वल टू 1 वोटिंग पावर, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। कहीं पे कोई भी जो है इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, और अनलिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिटर्न। लिमिट है तो सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड इसीलिए है क्योंकि कहीं कोई लिमिट नहीं है, ना रिस्क का लिमिट है और ना ही रिटर्न का। नहीं प्रॉफिट हुआ तो डूब भी जाएंगे सारे पैसे, और बहुत हुआ तो मिलेंगे भी बहुत पैसे। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो कंपेल नहीं कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ये है इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। हम लोगों ने जो शुरुआत किया उसमें हमने सिर्फ इसको अभी देखा है। इसको डन कीजिए, फिर अगले वाले पे पहुंचते हैं। बताया तो था पहले क्लास में, सब बताया था। बुक भी मिलेगा, बताया भी जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, सब मिलेगा। बहुत डिटेल में बुक मिलेगी, आप उसको पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। क्या मैं अपना मतलब बताता हूँ, नहीं, हंसना तो अच्छे बात के लिए। अब मैं रोऊं तो आपको बुरा लगे, सर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप रोने लगे। नहीं, मैं मजाक, मैंने अंतिम बार मजाक किसी का उड़ाया हो मुझे याद भी नहीं है कब उड़ाया है। मैंने तो कुछ उड़ाना ही छोड़ दिया, बहुत बचपन में पतंगे उड़ाता था, वो भी बहुत दिनों से नहीं उड़ा। हाँ, कुछ दिन पहले बस एक कबूतर उड़ाया था। नहीं, वो भी मेरे घर में कहाँ ना कहाँ से गोदरेज के कोने में फंस गया, तो फिर उसे निकाल करके उड़ाया।
डन। आइए अब इसमें देखिए, ये वाले एस्पेक्ट हमने इसके देख लिए हैं, ये वाला पार्ट सिर्फ देखा है, तो इसका एक पोर्शन ये और एक ये है। इस पोर्शन को देखते हैं, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग। यहाँ और लिखा हुआ है, या तो डिविडेंड या वोटिंग। अब इसको समझने के लिए एक नॉर्मल चीज देखिए, कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी में जो भी फैसला होता है वो आपका रिजोल्यूशन से पास होता है। दो रिजोल्यूशन, या तो बोर्ड रिजोल्यूशन या शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी जो है वो अपॉइंट शेयर होल्डर ही करते हैं रिजोल्यूशन पास करके। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स ही कंपनी को चलाते हैं बाय मेथड ऑफ पासिंग डिफरेंट रिजोल्यूशन, जब जैसा ओआर का रिक्वायरमेंट है या एसआर का। ओआर का मतलब होता है कि आपके मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से जितने लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वो जो है अगर 50% + 1 हो जाए तो हमारा शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन पास हो जाएगा ओआर से। और जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से जितने लोग वोट कर रहे हैं वो अगर 75% है तो एसआर पास हो जाएगा। लेकिन जब हम मीटिंग बुलाते हैं तो सारे लोग नहीं आते हैं, और जो मेजॉरिटी में होते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी आने जाने का किराया देती नहीं है, होटल में ठहराती नहीं है, आपको खुद के पैसे से पहुंचना है। तो ऐसे में वही जाते हैं जिनका बहुत शेयर्स हो, और आसपास रहने वाले भी अगर बिल्ले होंगे तो, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आसपास भी रहूं और क्लास रहे तो क्लास कैंसिल करो, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो ऑफिस करें। और ये होता है, आपका पब्लिक हॉलीडे को हो नहीं सकता, ये भी इसके साथ है कि आप जो है वो जो पब्लिक हॉलीडे होता है उस दिन आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो है चांसेस और कम हो जाते हैं लोगों के पहुंचने के। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई भी कंपनी जिसने 1000 शेयर इशू किए हुए, जिसमें प्रमोटर के जो है वो 200 इक्विटी शेयर्स और पब्लिक के कितने हैं 800, इसका तो पब्लिक पास 800 वोट और यहाँ इनके पास कितना है 200 वोट है। कंपनी में वही होगा जो ये पब्लिक चाहेंगे, क्योंकि उनके पास कितने वोट हैं। लेकिन इसके लिए उन लोगों को पहुंचना भी पड़ेगा, वो 80% हो गए, होते तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम लोग बस छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इतने लोग हैं। अब आप एक दिन में अगर किसी कंपनी में देखिएगा तो आपको जो है वो लाखों लोग दिखलाई देंगे, लाखों शेयर्स में ट्रेड होता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम, इसका मतलब बड़े सारे शेयर्स होते हैं। वो तो एक दिन में इतने शेयर्स का हुआ। अगर आप देखेंगे इसमें ही, तो आज के डेट में यही इन्फोसिस ही अगर आप देखिएगा तो देखिए आज ही जो है इसमें तकरीब 65,18,307 शेयर का ट्रेड हुआ। आज कम हुआ है नहीं, हाँ मतलब वही लास्ट डे फ्राइडे को। अदरवाइज इसमें आपका करोड़ टच कर जाता है। मतलब ये है कि एक दिन में इतने शेयर्स का ट्रेड होता है। इसका मतलब शेयर्स कितने होंगे, अब करोड़ों में शेयर्स हैं। अब जब आप इनको बुलाते हैं तो इनमें से आने वाले लोग जो हैं वो अगर 1% भी हो गया, 65 लाख तो मैंने दिखला दिया, इसका मतलब कम से कम इसका जो है वो 10 से 20 गुना शेयर होगा, क्योंकि एक दिन में इतने का ट्रेड हुआ है। तो अगर 6 करोड़ के आसपास है, और 6 करोड़ के आसपास होने का मतलब है कि कितने शेयर कितने लोगों के बीच में होगा, बड़े सारे लोगों के बीच में होगा। अगर इतने सारे लोगों के बीच में है तो उसका 10% भी लोग अगर आ गया, अगर मान लीजिए बहुत कम 10 लाख शेयर होल्डर भी है और उसका अगर 10% चला आया तो आप बैठाएंगे कहाँ वो सोचिए। हाँ 1 लाख यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। मैंने एज्यूम किया है कि मैंने बुलाए जिनके पास 1000 वोट थे, आए कितने, मैंने 50% एज्यूम कर लिया है क्योंकि छोटा है। अदरवाइज मैंने क्या बोला कि 10% क्या 1% नहीं आते हैं, और इनमें से जो लोग आए हैं उनमें से सिर्फ 300 लोग वोट कर रहे हैं, बाकी 200 चुप बैठे हैं, हमें तो उन्हें लेना नहीं है। अब इन 300 में से हमें रिजोल्यूशन पास करना है, और इन 300 वोट में से 200 वोट वाले कौन हैं, प्रमोटर हैं। ओआर पास करने के लिए सिर्फ 151 वोट चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए वो क्या दिया हुआ है 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट तो जरूर 500 है, लेकिन वोट कितने कर रहे हैं, सिर्फ 300। तो हमें लिखना पड़ेगा 50% ऑफ 300 + 1,
151 और यहाँ अकेला 200 वोट इनके पास है, तो ओआर के लिए इन्हें किन्हीं की मदद भी नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला। ये बिल्कुल सही है कि जो कंपनी का शेयर लिया हुआ वही कंपनी का क्या कहलाता है, ओनर कहलाता है। लेकिन अगर सिर्फ यही चीज़ सही होता तो मैं बहुत अमीर आदमी होता, क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें शेयर्स हैं। इसका मतलब मैं इंडिया सीमेंट लिमिटेड का मालिक, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदांता, अबाना ऑफशोर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जस्ट डायल, रिलायंस कम्युनिकेशन, अपोलो टायर्स, JK टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बस इतने ही कंपनी का मैं मालिक होता। लेकिन क्या आता है, वो अलग जगह आता है, उसके भी एक सेक्शन है। तो ये तो सिर्फ पोर्टफोलियो दिखलाता है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इतने कंपनी का कोई मालिक हूं या नहीं हूं, तो ये सत्य वचन बिल्कुल मैं हूं, लेकिन मेरा मालिकाना हक कितना, इतना टुच्चा सा है। करोड़ों के शेयर्स में मेरे जो है वो 1000 कहाँ खो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेरे जो है वो चाहने से कुछ नहीं होगा, प्रमोटर जो चाहेगा वो होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इनसे ज्यादा शेयर्स यहां से ले लूं तो अभी ये क्यों, क्योंकि ये बल्क में है, ये जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। अगर मैं इनसे ज्यादा शेयर यहां से ले लूं तो रियल ओनर मैं कहलाऊंगा, कंपनी के मैनेजमेंट पे मेरा कंट्रोल हो जाएगा, और यही तो टेक ओवर होता है। अब मैं यहां से शेयर लेने का क्या तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। कंपनी के शेयर्स अगर मुझे खरीदने होंगे, मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कराया। जो शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए मुझे इन्फोसिस को जो है, इन्फोसिस के जो है मैनेजमेंट पे कंट्रोल करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये यहां से जो है ये बाय किया, और अगर मैं यहां पे अभी डाल दूं 201 शेयर, अगर मान लीजिए प्रमोटर के पास एज्यूम कीजिए कि 200 शेयर है, मैंने यहाँ 201 डाला और यहाँ पे मैं अपना प्राइस डाल दिया। मार्केट जिस प्राइस पे चल रहा है 1139 पे मार्केट बंद हुआ, मैं 1140 का ऑफर लोगों को देता हूँ, और यहाँ मान लीजिए और लालच देता हूँ, 1150 दे देता हूँ। बड़े सारे लालची लोग बैठे हैं, वो फटाक से ये देखेंगे और बेचेंगे, क्योंकि वो बेचने के लिए तो बैठे हैं। तभी तो आज 65 लाख शेयर का ट्रेड कैसे हुआ, किसी ने तो बेचा। तो अब यहां से अगर मैंने शेयर्स खरीद लिए 200 शेयर्स, तो अब कंपनी पे कंट्रोल किसका। अब आप कहिएगा सर इसने कोई चूड़ियां पहन रखी है प्रमोटर, ये भी खरीद ले। बिल्कुल खरीद सकता है, तो मुफ्त में शेयर मिलेगा नहीं, पैसे लगेंगे। अगर उतने पैसे इसके पास होते ही तो ये पब्लिक इशू क्यों लाया रहता। अगर इसके पास सारे पैसे होते ही तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट तो इसी के पास जाता ना, सारा डिविडेंड इसके पास जाता। लेकिन अभी तो इसके पास सिर्फ 200 शेयर्स के लायक डिविडेंड जा रहा है। इसका मतलब इतना नहीं है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नारायण मूर्ति, जो मूर्ति हो, आजिम हसन प्रेमजी हो, कुमार मंगलम बिरला, लोगों के पास उससे ज्यादा नहीं, तभी तो उतने पे रुके हुए हैं। अब अगर मैनेजमेंट पे कंट्रोल हो गया तो अब कंपनी मेरी। तो यहाँ पे एक ऐसा उपाय है जिस उपाय के तहत बिना पूरे पैसे लगाए ये अपने कंपनी को टेक ओवर होने से बचा सकते हैं। एक तो तरीका हुआ कि सीधे ये 301 शेयर ले सकते हैं ना। अगर यहाँ से 301 शेयर ले लेंगे तो फिर क्या, ये देखिए 1000 में से प्रमोटर के पास 200 और मार्केट में 800, यानी 800 वोट। अब अगर ये 301 शेयर ले लेंगे तो 301 वोट, अब मार्केट में बचेगा कितना, 490। इनके पास कितना हो जाएगा, 501। लेकिन इसमें देखिए दुख भरी दास्तान क्या है, इस 501 लेने के लिए 301 इक्विटी शेयर खरीदने पड़ेंगे, और 301 का मतलब 30% से ज्यादा नहीं हो गया अगर 1000 शेयर है तो। अब सोचिए ये तो ऐसे 301 लग रहा है ना, लेकिन 30% जो कंपनी 15,000 करोड़ का इशू लाई थी, 15,000 करोड़ का इशू, हाँ क्योंकि बहुत बड़ा इशू था, 15,000 करोड़ का इशू वो उस समय आया। अब इसका कीमत अगर मान लीजिए बढ़कर के 25,000 करोड़ हो गया, होगा ना, क्योंकि आप तो मार्केट वैल्यू पे लेंगे ना, आपको कोई फेस वैल्यू पे देगा, दनादन देगा, फिर शेयर्स के अलावा देगा, शेयर्स नहीं देगा। आप वो प्राइस दीजिएगा ना जो मार्केट में चल रहा है। और वो तो देखिए जब शेयर इशू हुआ आपका, ये जो आपका इन्फोसिस का शेयर है, इन्फोसिस का तो 2 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, लेकिन आप 2 रुपये में भी मिलेगा आपको।
अगर आप चाहते हैं तो आपको कितने में मिलेगा? 1139 से कम में नहीं मिलेगा। अब वो तो डिपेंड करता है अगले दिन मार्केट भी कितने पे खुलेगा, जो भी हो, लेकिन आपको जब मिलेगा 1100 1200 ऐसे रेंज में मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप इतने का 30% देखेंगे तो देखिए कितना हो जा रहा है। 7500 हो रहा है, 10 और है, 7500 करोड़। अब ये पैसे तो कम नहीं लग रहे ना, ये रियल एग्जाम्पल है। तो इसीलिए वो नहीं खरीद पाते हैं। इच्छा है मैनेजमेंट पे कंट्रोल ना हो, लेकिन इतने पैसे नहीं है। अब वो क्या करें? तो इनके लिए एक उपाय है, और वो उपाय है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग। अब ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि माई बाप, मैं कंपनी को इतने अच्छे से चला रहा हूं, क्या इसमें आपको कोई शक है? इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है सोचने दो, कितना डिविडेंड दिया रे इसने लास्ट ईयर, फिर कितना दिया, कैलकुलेट किया, कहते ना ठीक है सही डिविडेंड दे रहे हो। तो ये कहते हैं अगर मैं सही डिविडेंड दे रहा हूं तो मुझे ही मैनेजमेंट में रहने दीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं हम कब लात मार के निकाल रहे हैं? वो कह रहे हैं आप तो नहीं लात मार रहे हो, लेकिन कोई और घुसने वाला है, और वो अगर मार्केट से शेयर ले लेगा तो वो मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर लेगा। अगर आप कोई भी बात इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा पैसा कह करके समझाइएगा तभी वो समझता है। बाकी इमोशन वगैरह नहीं, कितने दिन से मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूं, कंपनी को ये किया वो क्या, बोलता है किया तो बहुत किया अब चला जा। तो वो सिर्फ एक ही जवान समझता है, और वो समझता है पैसा। कहता है अभी तक आपको इतने डिविडेंड दिए, आपके डिविडेंड का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ है, ऐसे जा रहा है। 2010 में दिया, फिर 11 में, फिर 12 में, फिर 13 में, और ये और बढ़ेगा। तो लोगों को लगा बात तो ठीक कह रहा है, डिविडेंड दिया और बढ़ेगा, तो इसको मौका दो। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको वो कह सकते हैं, आपको जो है वो कुछ ऐसे शेयर इशू कर सकते हैं जिस शेयर्स के लिए आपको पैसे कम देने पड़ेंगे लेकिन वोटिंग राइट ज्यादा आएगा। आप जो है वो 30% शेयर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको लेने के लिए 7,500 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन अगर शेयर्स का एक शेयर का प्राइस 300 रुपया भी है तो 6-7 शेयर तो ले सकते हैं। अब उसी में वो क्या करेंगे, एक शेयर्स पे जो है वो ढेर सारा आपको दे देंगे वोटिंग राइट। तभी तो हुआ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू वोट दे देंगे, और मान लीजिए इस केस में वो आपके नाम से 7 इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं। एक इक्विटी शेयर का वोट कितना है? 100 इक्विटी शेयर्स के बराबर उस पे वोट है एक इक्विटी शेयर पे, ये जो डिफरेंशियल राइट वाले हैं। अब आपके पास पहले से 200 इक्विटी शेयर, तो 200 वोट, 7 और इक्विटी शेयर हो गया, 700 वोट हो गए। टोटल इक्विटी शेयर 200 और 700, 207, और वोट कितने हो गए? और 700 900 हो गए। अब अगर कोई मार्केट से सारा का सारा 800 शेयर भी खरीद लेगा तो भी जो है कम से कम आपका जो है वो मैनेजमेंट से कंट्रोल नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि देखो भाई, हम जो डिविडेंड लेंगे वो इसमें 700 शेयर पे नहीं, कितने पे लेंगे? 7। अगर वो इससे भी नहीं माने तो आप उनको बोलिए कि नहीं लूंगा इस 7 शेयर पे डिविडेंड भी सिर्फ कितने पे लूंगा? 200 पे लूंगा। अब अगर इससे भी नहीं माने तब दूसरा चीज करना पड़ता है, और तब लगाना पड़ता है नारा, और वो नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब तब उन्हें कहना पड़ता है कि देखो भाई, तुम मुझे ऐसे इक्विटी शेयर दे दो जिसपे जो है वो डिफरेंशियल राइट हो विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग, और मैं तुम्हें दूंगा ऐसा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट जिसपे डिफरेंशियल राइट होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। अंतिम ऑप्शन है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। ये करने का मतलब है कंपनी सेक्रेटरी की हार। अगर वहां पे ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो कंपनी सेक्रेटरी टैक्टफुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहां तक रहिए कि इस पे क्या नहीं लेंगे? डिविडेंड 7 पे। लेकिन ये भी नहीं होता, हम लोग ये भी करवा लेते हैं। हाँ, अब इतने पे थोड़ा ना मिलेगा, लेकिन इस पे मिलेगा। इससे नीचे मत जाइए कि उनको क्या करना पड़े, आप उनको तब करना पड़ेगा कि इधर आपको एक पे दिया ना 100 वोट, अब आप हमारे शेयर्स पे डबल डिविडेंड दो। लो, अब क्या हुआ? मैनेजमेंट पे कंट्रोल तो आपका रहा, लेकिन उनको जो शेयर्स है उन पे उन्हें वोट मिलेगा 200 रुपया, तो आपको मिलेगा 100 रुपया आपके शेयर्स पे। तो अब लेकिन फिर वही मरता क्या नहीं करता।
अगर अंतिम में ऐसा हो तो आपको ये करना पड़ता है, इसीलिए दोनों तरह के दिए हुए हैं, आप उन्हें देते हैं। अब ये इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट समझ में आया? इसका पर्पस क्या है? किस चीज को रोकना? टेक ओवर को रोकना। अब क्या कोई भी कंपनी मुंह उठा के आएगी और ये काम कर लेगी? सेबी ने कहा कि आप कितने होनहार हो ये जरा हमें बताओ भी तो, क्योंकि एसआर तो आपको पता ही है डिफरेंट तरीके से, थोड़े ताम दाम दंड भेद सारे तरीके से हो जाते, थोड़े मैनेज भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कुछ नियम बना दिया और कहा कि अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशू करना चाहता है तो उसे कुछ कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। और ये है वो कंडीशन। आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं बतलाता हूँ। जानबूझ करके आप भी पहले 25 लिखिएगा, 25 फिर क्रॉस करके लिखिएगा 26, ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रहता है। अगर वो कटा हुआ रहेगा तो आपको वो याद दिलाएगा कि ये चीज चेंज हो चुका है। जब कंपनी की होती है वॉलंटरी डिलिस्टिंग, तो उसमें मिनिमम कितने शेयर्स, मतलब कितने परसेंट शेयर चाहिए होते हैं शेयर होल्डर से? किस केस में? 90, उसमें भी 90%। वो आएगा आपको, वो भी पढ़ना है आपको। सर वो एक कंपनी जैसे एसआर ऑयल की नाम की कंपनी है, वो लिस्ट होती है। वो इसीलिए ताकि इतने लोगों का, उसमें तो बहुत सारी चीज़ है, एसआर भी पास करना है, उसके बावजूद भी चाहिए इतने आने चाहिए, ताकि कहीं मैनिपुलेट कर लिया और लोगों ने उतना नहीं दिया तो रुक जाए। और सर एक और चीज़ है, जो रोलेबल होते हैं किसी स्कीम का, वो उसमें 75% चाहिए होता है कंसेंट, या 90% चाहिए होता है? 75%। रिटर्न में चाहिए होता है? हाँ। डन कीजिए।
तो फिर फोन अच्छा वाला कैसे खरीदेंगे? इन चीजों से पैसा बचाएंगे तब तो। देखिए अब इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग कंसेप्ट हमने देखा है। अगर इस चीज को करना है तो इसके लिए सबसे पहला चीज, और ये हर जगह रहता है, कहीं भी चिपका दीजिए सही हो जाता है। देयर शैल बी प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात के लिए क्या होना चाहिए? प्रोविजन होना चाहिए। नहीं है तो अल्टर कीजिए। देयर शैल बी रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। बात भी सही है। एक तरफ आप डंका बजा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें रहने दो, मैनेजमेंट में हमें रहने दो। और अगर आप 3 साल तक का लोगों को डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं तो आप निकम्मे, आप हट जाओ, कोई दूसरा आएगा तो क्या करेगा? शायद इनको क्या दे पाए? डिविडेंड दिला पाए। तीसरा, ऐसे जो भी शेयर्स होंगे वो शेयर्स आपके जो है वो 26% जो है वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है। There shall not be any default in filing of annual account and annual return for 3 years। यहाँ पे कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में आपका कहीं भी किसी भी तरह का एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न का जो है वो लैप्सेस नहीं होना चाहिए। एनुअल अकाउंट एजीएम के जो है वो 30 दिन के भीतर और एनुअल रिटर्न जो है वो 60 दिन के भीतर होना चाहिए। अगर ये 3 साल का डिफॉल्ट है तो फिर ऐसे केस में आप अलाउ नहीं है। बात सही है। अगर आप इतने चीज को भी छुपा रहे हैं, इसका मतलब है कि एनुअल अकाउंट एनुअल रिटर्न में आपका सारा कच्चा चिट्ठा है, और उसमें डिफॉल्ट करने का मतलब है कि देयर इज समथिंग यू आर ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम द पीपल। तो आप उसको अगर हाइड कर रहे हैं तो ऐसे केस में नहीं। कंपनी का कन्विक्शन नहीं होना चाहिए एनी ऑफेंस अंडर अदर देन, यानी कि इसमें और इसमें नहीं होना चाहिए। अभी नया जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग आरबीआई भी एक्ट कर दिया गया। हाँ, यानी कि आरबीआई एक्ट के तहत भी जो है 1934, इसके तहत भी कहीं किसी भी तरह का जो है डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और आपको जो है वो क्या कहा गया? एसआर पास होना चाहिए, जिसको हटा करके अब कहा गया ओआर होना चाहिए। ठीक है, अब एसआर की जगह क्या चाहिए? इसके लिए ओआर चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा चेंज यहाँ पे भी है। यहाँ जो 26% ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर्स, पहले ये हुआ करता था 25% ऑफ इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंशियल शेयर्स। अब ये 25 की जगह 26 है, और यहाँ से प्रेफरेंशियल शेयर्स को हटा दिया गया है, और यहाँ पे अब क्या रहेगा? सिर्फ 26% ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये जो थोड़े चेंजेस थे वो मैंने आपको बतलाए हैं। शेयर इशू किए जाने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके से शेयर इशू किया जाता है। एक है एट पार, एक है एट प्रीमियम, और एक आपका है एट डिस्काउंट। सुन तो लीजिए, 3 तरीके से शेयर इशू किया जाता है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जितने प्राइस का शेयर है अगर उतने पे ही इशू कर दिया तो वो हुआ एट पार, यानी कि जो फेस वैल्यू है वही इशू प्राइस है, तो ये कहलाया एट पार। अगर आप का जो फेस वैल्यू है उस पर कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, यानी कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम नहीं है, तो ये इसका मतलब प्रीमियम ले रहे हैं। 10 रुपए का शेयर था, आप उस पर 90 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों के जेब से 90 नहीं निकलेंगे, 90 + 10 100 निकलेगा। इसका मतलब प्रीमियम। और प्रीमियम आप तब चार्ज करते हैं जब आपके कंपनी का परफॉर्मेंस गुडविल अच्छा रहता है। आप कहते हैं हम हैं, तो हम चीज नहीं, हम हैं चाइनीज, हम लेंगे आपसे और हम आपसे ज्यादा लेंगे। ये हुआ एट प्रीमियम। और यहाँ पे जो है जब आप फेस वैल्यू से भी कम लेते हैं तो वो क्या कहलाया? डिस्काउंट। इस केस में फेस वैल्यू से कम पैसे आपको देने पड़ेंगे एक शेयर्स के लिए। एट प्रीमियम में आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और एट पार में जितना फेस वैल्यू है उतने देने पड़ेंगे। अब ऐसे कंसेप्ट है कि एट डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बोला गया कि नहीं होगा। कुछ ही जगहों पे एट पार एट डिस्काउंट होगा। पहले जो है वो बहुत इसमें लिबर्टी था कि कोई भी कंपनी एट डिस्काउंट शेयर इशू कर सकती है, अभी भी कर सकती है, लेकिन अब कंडीशंस दिया हुआ है कि बहुत गिने चुने सिचुएशन में क्या होगा,
एट डिस्काउंट पे क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। क्योंकि अगर डिस्काउंट पे नहीं होगा तो बड़े सारे जगहों पे पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, जहां पे हम स्टेबलाइजिंग एजेंट वगैरह जो है वो फेल कर जाता है और पैसे वापस करने रहते हैं नहीं तो फिर होगा कैसे, बड़े सारे ऐसे हालात हैं। हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, एट डिस्काउंट पे जो है वो अलाउ किया गया है। प्रीमियम का सिंपल सा मतलब है वैल्यू से ज़्यादा लेना, सिंपल सा चीज़ है। एक बंदा नॉर्मल सा एक टी शर्ट 2000 का टी शर्ट 2000 रुपये में लिया तो क्या कहलाया, एट पार। सलमान खान ने उसे पहना और उतारने की जो बीमारी है उतारा, घुमाया और उसका ऑप्शन हुआ। अब उस पे जो है वो 2000 के अलावा वो 1,98,000 का वो प्रीमियम लेता है, कहता है अब ये 2 लाख की है, तो यही प्रीमियम। उसी 2000 के जो है वो रिबॉक के टी शर्ट को भिखारी पहना और उसके बाद खोला और घुमाया, सब उसके रेंज से दूर भागेंगे और उसी के बिरादरी का अगर कोई होगा तो जा करके उससे 500 रुपये में लेगा, यानी 2000 से भी कम। तो हमेशा डिस्काउंट का मतलब होता है इस केस में कि कुछ ना कुछ गड़बड़, कहीं ना कहीं फंसे, इसीलिए डिस्काउंट पे। यहाँ पे हमेशा गुडविल, आज की डेट में ना आपको एट पार दिखेगा ना एट डिस्काउंट दिखेगा। रियल लाइफ में सिर्फ आपको जो दिखेगा नॉर्मल जो पब्लिक ऑफर आता है वो किस पे, एट प्रीमियम आता है। यहाँ पे एक छोटा सा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, इसके पास अगर 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, तो अगर किसी शेयर्स का फेस वैल्यू जो है वो कितना है, 10 रुपया, तो कितने शेयर उसे मिलेंगे, 100 शेयर्स मिलेंगे। और अगर एट प्रीमियम पे है उसी कंपनी के शेयर्स तो कितने शेयर्स मिलेंगे, और अगर एट डिस्काउंट पे है तो अगर कंपनी ने डिविडेंड जारी किया और कहा कि 10% डिविडेंड, तो 10% डिविडेंड जो है वो किससे कैलकुलेट होता है, हमेशा फेस वैल्यू से डिविडेंड का कैलकुलेशन होता है, हमेशा, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, ना ही इससे। तो ऐसे केस में इसको कितना डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न कितना, 100, क्योंकि इसके पास 100 शेयर, यहाँ पे 10 और यहाँ 200। एक मैंने बस ऐसे एक सिंबॉलिक किया। फिर और भी एक बात है कि जिस कंपनी ने डिस्काउंट पे दिया वो कंपनी गड़बड़ था तभी तो उसके प्रॉफिट पे भी डाउट हो सकता है। लेकिन ऐसे भी तो सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें जो डिस्काउंट पे देने का वजह कुछ और था। तो मैंने बस ये आपको दिखलाया कि अगर डिस्काउंट पे शेयर आपको मिल रहा है, कंपनी के हालात अच्छे हैं, तो इसका मतलब जब भी डिविडेंड होगा तो आपके लिए फायदा है। अभी कम लग रहा है और बाद में रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो ये 3 तरीका है जिससे हम शेयर्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं। अब आप इसको डन कीजिए।
डन। अब देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ना शुरू किया कि इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है वो 3 तरह के हैं, प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले इसके देखा प्योर इंस्ट्रूमेंट वाले को। और ये जो हमारा प्योर इंस्ट्रूमेंट है वो प्योर इंस्ट्रूमेंट में शेयर्स और डिवेंचर, शेयर्स 2 तरह के, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के हम लोगों ने दोनों टाइप को देख लिया, तो ये यहां से कट गया। अब हमारा पास बचा प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये प्रेफरेंशियल शेयर्स है क्या? क्या ये भी जो है वो इक्विटी शेयर्स की तरह ही है, या इसमें जो है किसी खास तरह का प्रेफरेंस है? नाम से पता चलता है कि कुछ तो प्रेफरेंस है। जब भी हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चूंकि इसके साथ शेयर वर्ड लगा है तो इतना तो क्लियर है कि इसको भी जो चीज रिटर्न में मिलेगा उसका नाम डिविडेंड ही होगा। जहां पे भी वर्ड आप शेयर्स देख लीजिए तो उनको जो भी चीज रिटर्न के रूप में मिलेगा उसका नाम क्या होगा? डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलेगा। 2 बात जो यहां देखना रहेगा वो ये कि ये प्रेफरेंस जो हम इनको देंगे, प्रेफरेंस जो देंगे वो किस पे देंगे? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इनको देंगे या किसी से ज्यादा देंगे? दूसरा, किस बात के लिए प्रेफरेंस देंगे? आकर के जो है वो चावल दाल खाने का, पिज्जा बर्गर खाने का, किस बात का प्रेफरेंस देंगे? और अगर हम इनको प्रेफरेंस देते हैं तो इनका प्रॉपर्टी क्या है? जैसे इक्विटी शेयर्स का कुछ प्रॉपर्टी था, वोटिंग मिलना, डिविडेंड बराबर मिलना, इनका क्या प्रॉपर्टी है? जैसे इक्विटी शेयर हमारे 2 तरह के थे, एक था इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग, और एक था हमारा विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग। वैसे ही ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो कितने तरह के हैं? 8-9 तरह के ये हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये यहाँ से बड़ा रहेगा और ये एक ही दिन में ख़त्म करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक के चीज़ों को अब आप रिवाइज करके आएंगे, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच।